राधे राधे प्रिय दर्शकों। सुबह के 10:30 बज चुकी थी। मुकेश सोफे पर बैठा हुआ हाथ में रिमोट लिए टीवी देख रहा था। रीना किचन में नाश्ते का बर्तन धो रही थी। तभी मुकेश के घर के सामने रिक्शा आकर रुकता है। रिक्शे का हॉर्न बार बार बज रहा था। मुकेश ने इग्नोर किया और टीवी की आवाज को बढ़ा दिया। फिर अपनी पत्नी से कहता है, रीना, दरवाजा नहीं बंद करती। आने वाली जाने वाली गाड़ियों की आवाज सीधे घर तक आती है। आज रविवार का दिन है। आज भी चैन से आराम करने को नहीं मिलेगा। यह कहकर वह फिर से टीवी देखने लगता है कि तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। दरवाजा वैसे खुला ही था क्योंकि रीना दरवाजा बंद करने गई ही नहीं। थोड़ा सा दरवाजा हाथ बंद था, लेकिन मुकेश उठता नहीं है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, कौन है दरवाजे पर। लगता है मेरे ही घर पर कोई आया है। तभी तो यहाँ रिक्शे का हॉर्न इतना जोर जोर से सुनाई दे रहा था। रीना ने कहा, मैं अभी बर्तन धो रही हूँ, तुम उठकर जरा देख लो। मुकेश ने कोई जवाब नहीं दिया और वह टीवी देखता रह गया। ऑटो रिक्शा से उतरे थे गौतम जी और मनोरमा जी, मुकेश के बूढ़े माता पिता, जो कि वहां से 40 किलोमीटर दूरी गांव पर रहते थे। वह आज अपने बेटे और बहू से मिलने आए थे। उन्हें पता था कि रविवार का दिन है। बेटा और बहू दोनों घर पर ही होंगे। दोनों पति पत्नी नौकरी करते थे, इसीलिए वह छुट्टी के दिन ही आए थे। लेकिन मुकेश और रीना दरवाजे तक नहीं गए। मनोरमा जी और गौतम जी के हाथ में दो बड़ी बड़ी गोनियां थी, जो कि उनसे अकेले उठा पाना मुश्किल था। रिक्शा वाले ने कहा, अंकल जी, इन गोनियों को उतार कर नीचे रख दूं? आपके घर से कोई निकल नहीं रहा। गौतम जी बोले, मेरा बेटा आज रविवार है, घर पर ही होगा, पर ना जाने क्यों बाहर नहीं आ रहा। इन दोनों गोनियों को निकालकर दरवाजे के पास रख दो। यह कहकर वह अपने कुर्ते की जेब में से पैसा निकाले और रिक्शा वाले को दिए। रिक्शा वाला एक एक करके दोनों गोनी को उतार कर ठीक दरवाजे के सामने रख देता है। गौतम जी और मनोरमा जी उस गोनी की तरफ देखते हैं, लेकिन उनकी शक्ति नहीं कह रही थी कि दोनों उठाकर अंदर ले जाएं। दोनों के बस का नहीं था। दरवाजे पर उसे ऐसे टिकाकर और अंदर आ जाते हैं। मुकेश और रीना घर पर ही थे। मुकेश को देखकर कहते हैं, बेटा, उठा नहीं दरवाजा खोलने, कितना जो डोर बेल बजाया। और बहू कहाँ है? मुकेश अपने माता और पिता को सामने खड़े हुए देखकर बहुत ही अजीब सी हरकतों जैसा मुंह बनाता है। अरे मम्मी पापा, आप बिना बताए आप लोगों ने तो एक फोन और मैसेज भी नहीं किया। रीना भी आकर कहती है, हाँ, यही लोग तो थे। तभी तो रिक्शे की इतनी आवाज आ रही थी। इन लोगों को कभी बताकर आना ही नहीं है। अब देखो, मैंने किचन साफ करके बर्तन धो दिया। सोचा था 2-3 बजे तक कुछ खाने को बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। आज रविवार का दिन है, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना था। ना बहू बेटे ने एक गिलास पानी पूछा, ना बैठने को कहा, ना कोई हाल खबर लिया। बस माता पिता को लग गए सुनाने। मुकेश ने कहा, मैंने भी सोचा था कि आज पूरा दिन टीवी देखूं, उसके बाद आराम करूंगा, छुट्टी अच्छे से जाएगी। लेकिन इन लोगों को तो अपने घर में चैन सुकून नहीं, यहाँ हमें भी परेशान करने आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी इतना अपमान सहकर भी एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे मुकेश कैसी बातें कर रहा है। मनोरमा जी मनोरमा जी को ऐसा लगा कि कहीं उनके पति को बुरा ना लग जाए बेटे की ऐसी बातें, इसीलिए वह पति को खुश करने के लिए उसे डांटते हुए कहती है, कैसी बातें कर रहा है? हम तेरे माता पिता हैं, तेरे घर आए हैं तुझसे मिलने और तुझे देखने, और तू कह रहा है कि बिना बताए मुंह उठाकर चले आए। अपने ही घर में आने के लिए हमें
अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा क्या? अरे बेटा, हम तेरे माता पिता हैं, हम तो कभी तुझे यह नहीं कहते कि तू बता कर आ। तेरा अपना घर है, तू जब चाहे आ, जितने दिन चाहे रह। और तेरे पास आने में हमें तेरी अनुमति लेनी पड़ेगी? मुकेश ने कहा। बस करो, एक तो बिना बताए आ गए और ऊपर से लेक्चर देने लगे। रीना, जाओ इन दोनों को उनका कमरा दिखाओ, आराम करें। और हाँ, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं जा रहा हूँ कमरे में सोने। यह कहकर वह टीवी के रिमोट से ही टीवी बंद कर दिया और अपने कमरे में चला गया। रीना अपने सास ससुर को कहती है, चलो आओ कमरा दिखाती हूँ, मुझे भी अभी ब्यूटी पार्लर जाना है। रीना ने दोनों को एक कमरा दिखा दिया। दोनों पति पत्नी कमरे में चले गए। वहां जाकर दोनों को इतना गिल्टी फील हो रहा था कि एक दूसरे से भी बात नहीं कर पाए। एक वहीं पर पुराना पलंग रखा था, स्टोर रूम जैसा वह कमरा था। पुरानी कुर्सी टूटी और घर की फालतू की चीजें उसी कमरे में रखी थी। दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आपस में एक दूसरे से क्या कहें कि हम दोनों यहाँ क्यों आ गए, क्योंकि बेटे बहू ने इतना अपमान जो कर दिया था, आत्मग्लानि सी फील हो रही थी। फिर मनोरमा जी ही चुप्पी को तोड़ते हुए कहती हैं, हमें आना ही नहीं चाहिए था जी। ठीक ही तो कह रहे हैं ये दोनों। ये लोग पूरा हफ्ते भर काम करते हैं, एक दिन की छुट्टी मिलती है, ऊपर से हमारी वजह से इनकी छुट्टी बेकार हो गई। गौतम जी जो अभी तक चुप थे, उनका गुस्सा फट पड़ा। अरे तुम छोड़ो, यह नालायक है और यह अपने माता पिता से कैसी बातें कर रहा है। हम तो इसे कभी इसकी किसी भी जरूरतों के सामने भी इतना नहीं चिल्लाए। अपनी मेहनत की इतनी कमाई इसे दे देकर पढ़ा लिखा दिया, यह घर भी हमने ही खरीद कर दिया है और आज मालिक बनकर बैठ गया है और हमें ही हमारे घर में आने से रोक रहा है। मेरा बस चले तो इसे गली गली की ठोकर खाने पर मजबूर कर दूं। वो तो तुम हो जो बेटा बेटा करती रहती हो। देख लिया ना अपने बेटे की हरकत। मनोरमा जी अपने पति को शांत करते हुए कहती हैं, अरे छोड़ो ना, हो गया, अपना ही तो लड़का है, अब इतना भी क्या गुस्सा करना। मनोरमा जी को उम्मीद थी कि वह हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आएगी, लेकिन अभी तक घंटों गुजर चुका था, कोई भी एक गिलास पानी पूछने नहीं आया था। तभी घर की डोरबेल बजी और कुछ शोर आवाजें सुनाई दी। डोरबेल बजते ही मुकेश की पत्नी रीना जाकर दरवाजा खोली। उसकी छोटी बहन उसके घर आई थी। वह खुशी से चहक कर अपनी छोटी बहन को गले लगा लेती है और कहती है, आजा आजा मीना, तेरा ही इंतजार कर रही थी। अरे तूने आने में तो बड़ी देर कर दी। चल जल्दी से चल, नाश्ता कर ले, फिर हम दोनों ब्यूटी पार्लर चलते हैं। मीना ने कहा, नहीं दीदी, नाश्ता वास्ता मत करो, चलो पहले पार्लर चलते हैं। लेकिन रीना ने कहा, ऐसा थोड़ी ना होता है कि तू आई है और मेरे घर पे भूखी प्यासी रहेगी, तुझे कुछ तो खाना पड़ेगा, वरना तेरे जीजा जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। दोनों रीना और मीना दोनों बहनें मुस्कुराती हुई नाश्ता करने लगती हैं। मनोरमा जी अभी जो बाहर आई थी, शोरगुल सुनकर वह अपनी बहू और बहू की बहन को इस तरह से खुश देखकर मन में दुखी हुई। इस बात से दुखी नहीं कि बहू और उनकी बहन कितना हंस रही है, इस बात से कि आए हुए 2 घंटे बीत चुके थे। बूढ़े माता पिता को अभी तक बहू ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा और बहन के आते ही उसे डाइनिंग टेबल पर बैठाकर नाश्तों की प्लेट लगाकर रख दिया। अरे वह क्या इतने किए गैर गुजरे हुए हैं कि एक गिलास पानी के हकदार भी नहीं है। मनोरमा जी अपने लाए हुए एक बैग में से चने और कुछ मुरमुरा निकालकर अपने पति को देती हैं। लो जी, कुछ खा लो, अभी बहू और बेटा आराम कर रहे हैं। बहू ने कहा था ना कि पार्लर जाना है, जब वह लौट कर आएगी तभी कुछ बनाएगी। गौतम जी कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ खाना भी बना लो, खा पी कर चलते हैं। तुमने कहा सुबह 6 बजे की गाड़ी से चलेंगे,
तो जल्दी घर पहुंच जाएंगे। खाना खाने के टाइम में ही वहां पर पहुंचेंगे। बहू बेटे के साथ ही आज खाना खाएंगे। लो, खाओ बहू बेटे के साथ खाना। यह सुनकर मनोरमा जी को दुख तो होता है कि काश वह घर पर ही खाना बनाकर और फिर अपने पति के साथ घर से निकलती। उन्होंने कहा, रुको, मैं कुछ करती हूँ। मुझे पता है अब 12 बज चुके हैं, आपको भूख लगी होगी। वह बड़ी हिम्मत करके कमरे से बाहर निकलती है और कहती है, बहू, तेरे ससुर जी को भूख लगी है। कुछ किचन में पड़ा हो, कुछ बचा हो तो दे दे, मैं उनको खाने के लिए दे दूं। वह 12 बजे दोपहर में खाना खा लेते हैं। हम लोग घर से भी खाकर नहीं आए। रीना कहती है, हाँ, खाकर क्यों आओगे? तुम लोगों को तो पता था कि बहू नौकरानी है। जाऊंगा तो जाते ही रसोई में वह मेरे लिए खाना बनाना शुरू कर देगी। हमने बर्तन धो दिया है। थोड़ा सा जो भी नाश्ता बचा था वह मैं अपनी बहन को दे दी हूँ। अभी कुछ नहीं बचा है। गौतम जी की पत्नी मनोरमा जी ने कहा, बहू, ऐसा करो, तुम मुझे थोड़ा सा राशन और ये सामग्री बता दो। मैं तुम्हारे ससुर जी के लिए दोपहर में खिचड़ी ही बना देती हूँ। सब्जी रोटी बनाऊंगी, ज्यादा टाइम लग जाएगा। उन्हें जोर से भूख लगी है। रीना मुंह फुलाते हुए कहती है, वहीं किचन में रखा है, जाकर बना लो, लेकिन साफ सफाई सब कर देना। मेरा किचन जैसा है वैसा ही मुझे चाहिए। इतना कहकर वह थोड़ा आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है। माँ जी रुको, आपको अंदाजा नहीं मिलेगा कि कितना क्या बनाना है। मैं चावल और मूंग की दाल निकाल देती हूँ। वह किचन में आकर 2 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी मूंग की दाल निकाल देती है। लो, इतने का ही बना लो। ज्यादा यहाँ राशन खराब मत करना, वरना हमारा महीने का बजट बिगड़ जाएगा। वह देकर ब्यूटी पार्लर चली जाती है। 2 मुट्ठी चावल में 1.5 गिलास पानी डालकर मनोरमा जी नमक हल्दी डालकर खिचड़ी बनाती हैं। अब 2 मुट्ठी चावल में कितनी खिचड़ी आए कि दोनों लोग का पेट भर पाए। वह पहले अपने पति के लिए लेकर जाती हैं। लो जी, मैंने कहा ना कि कुछ गरम बनाकर लाती हूँ। अब खाओ मजे से खिचड़ी, आराम मिलेगा और गर्मी भी बहुत है, पेट को भी ठंडक मिलेगी। यह देख गौतम जी कहते हैं, एक ही प्लेट में लाई हो, तुमको भूख नहीं है, तुम नहीं खाओगी, जाओ अपने लिए भी लेकर आओ। मनोरमा जी कहते हैं, अरे तुम खाओ ना, मैं बाद में खा लूंगी, मुझे अभी कहाँ भूख है। अरे लाओ ना बाबा, अभी तो दोपहर के 3 बज चुके हैं, कब भूख लगेगी। उनकी जीत के आगे मनोरमा जी किचन में जाती हैं। वहां पर खिचड़ी थोड़ी सी ही बची थी, जिसे वह कुकर से खरोच खरोच कर निकाल लेती हैं और लेकर आती हैं। गौतम जी ने कहा, इतना ही खाओगी, इतना थोड़ा क्यों लेकर आई हो? मनोरमा जी ने कहा, मैंने थोड़ा नाश्ता भी कर लिया था अंदर, बहू ने दिया था, अब मुझे भूख नहीं है। गौतम जी सब समझ रहे थे कि अगर इसे नाश्ता मिला होता तो यह पगली अकेले नहीं खाने वाली थी, पहले मेरे पास लाती। बहू ने ही चावल कम दिया होगा, इसीलिए अब यह थोड़ी सी खिचड़ी लेकर बहाने बना रही है। गौतम जी ने कहा, पागल हो गई है क्या, इतनी गर्मी में, और फिर मेरी भूख मर गई है। मुझे तो तुझे पता है कि 12-1 बजे ही भूख लगती है। आधा खिचड़ी रख। वह चम्मच से और खिचड़ी अपने पत्नी के प्लेट में डाल देते हैं। दोनों एक दूसरे का दर्द समझ रहे थे, एक दूसरे के लिए अपनी भूख को थोड़ा कम कर रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों ने उतने में ही थोड़ा थोड़ा खाकर संतुष्ट हुए। बहू अपनी छोटी बहन मीना के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाती है। मुकेश कमरे में सोता रहता है। शाम को बहू अपनी बहन के साथ बाहर से ही खाना लेकर आती है। तीनों घर पर बैठकर बाहर से मंगाया हुआ खाना खा लेते हैं और बूढ़े सास ससुर के लिए उनको कोई चिंता ही नहीं थी। शाम को भी मनोरमा जी खुद से ही किचन में आकर बहू से कहती है, बहू, कुछ तो खाने के लिए हम लोगों को बनाना चाहिए था ना। लेकिन रीना ने कहा, माँ जी, मैं अभी ब्यूटी पार्लर से फेशियल करवा कर आई हूँ और मैं गर्मी किचन में नहीं जाऊंगी, मेरा फेस खराब हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने बाहर से ऑर्डर किया था खाना। आपने दोपहर में
खिचड़ी बनाया था वो सब खत्म हो गया क्या? मनोरमा जी ने कहा, बहू, 2 मुट्ठी चावल में एक ही टाइम को मुश्किल पड़ता है और तुम उसमें से पूछ रही हो? दोपहर में ही हम दोनों का पेट नहीं भरा था। रीना ने मुंह बनाते हुए दबे होंठ से कहा, गांव के देहाती लोग पता नहीं खाते भी कितना है। थोड़ी बहुत तो बातें मनोरमा जी ने सुन लिया, लेकिन उनके पति को तकलीफ ना हो इसीलिए वह बात को दबा देने में ही भलाई समझे और बोली, बहू, ठीक है, तू मुझे कुछ दे दे, मैं ही बना लेती हूँ। रीना ने उन्हें फिर से थोड़ा सा आटा दे दिया और कहा, माँ जी, आप कुछ चटनी वटनी बना लेना। ज्यादा किचन में काम करोगी, ज्यादा किचन गंदा होगा। मनोरमा जी ने अपने और अपने पति के लिए टमाटर की चटनी और थोड़ी सी रोटियां बनाई। 5 रोटी का आटा उसने दिया था। 5 रोटी में ही दोनों लोगों ने खाया। यही उसका हाल हो गया था। खाना बनाती तो सास ससुर के लिए कुछ नहीं। जितने दिन से सास ससुर घर पर आए, रोज बाहर का खाना ऑर्डर करने लगी थी। यह देखकर मनोरमा जी ने एक दिन सोचा कि मुकेश से कहना जरूरी है। वह बेटे से कहने लगी, मुकेश, यह सब क्या नाटक है? तेरी पत्नी हम दोनों के लिए खाना बनाकर नहीं देती। आखिर बहू का धर्म होता है कि सास ससुर की सेवा करे। अरे, हमारे हाथ पैर ना दबाए तो हमें 2 टाइम की रोटी बनाकर तो दे। लेकिन मुकेश अपने माता पिता के साइड बोलने की बजाय माँ को ही 4 बातें सुनाने लगा। माँ, एक तो तुम लोग जब देखो मुंह उठाकर चले आते हो और दूसरे यहाँ आकर हमें परेशान करते हो। हमारा यहाँ कभी कुछ बनाया, कभी बाहर से मंगा लिया। आप लोगों को पता है कि हम दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं, तो आप लोगों से अपने घर में शांति से रहा क्यों नहीं जाता? क्यों चले आते हो यहाँ? यह सुनकर अब गौतम जी से भी रहा नहीं गया। वह तो बड़े गुस्से से मुकेश के ऊपर हाथ ही उठा देते। उन्होंने कहा, नालायक, तुझे पढ़ा लिखा कर हमने इसीलिए शहर में आज ठिकाना नहीं दे दिया कि तू हमें अपने ही घर में अपमानित करे। आज जिस महल में तू रह रहा है, यह मैंने अपने गांव की जमीन को बेचकर बनाया है, वरना तू भी आज वही गांव के घर पर होता या किसी किराए के मकान में रहता। यही बात है तो तू जा किराए के मकान में रह, छोड़ दे मेरा घर। मैं इसे किराए पर चढ़ा दूंगा और अब आराम से घर पे रहूंगा। ला, मुझे कुछ पैसे दे, हम दोनों यहाँ चले जाते हैं। तेरे जैसे नालायक औलाद के साथ हमें रहना भी नहीं है। मुकेश ने कहा, हमारे ऊपर आपने कोई एहसान नहीं किया है। हर माता पिता अपनी औलाद के लिए घर बनाते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं। ऐसा लग रहा है कि दुनिया में आप लोगों ने सबसे अलग किया है। और पैसे कहाँ से आए? हम दोनों पति पत्नी इतना कमाते हैं तो भी हमारे लिए कम पड़ता है। आप दोनों का खर्च ही क्या है? गांव में रहते हो तो रोटी सुबह 2 शाम। कौन सा ब्यूटी पार्लर का खर्च, कौन सी पार्टी, कौन सा होटल? हमारे पास इतना पैसा नहीं है। साफ साफ मुकेश ने मना कर दिया। घर में बात और बहस बढ़ती गई। अब गुस्से से गौतम जी अपनी पत्नी को कहते हैं, और कुछ सुनना बाकी है कि अब चलोगी घर? वह भी अब कुछ ना बोल पाई और अपना जो कंधे में लटका कर बैग लाई थी उसे ले ली। अभी तक दोनों पति पत्नी घर से बाहर निकल गए। सब लोग मुंह देखते रह गए। ना बहू ने एक शब्द कहा कि मत जाओ और ना ही बेटे ने। उन्हें तो बोझ सिर से हटा ऐसा सोच लिया। दोनों फिर से पति पत्नी वापिस गांव लौटकर आ जाते हैं। इधर जाते ही रीना को चैन की सांस लेनी पड़ी। वह खुश हो गई। पति के सामने जाकर कहती है, देखा, तुम्हारे माता पिता कितना एहसान जताते हैं। अरे, मेरे माँ बाप ने भी तो मुझे पढ़ाया लिखाया और इतना सब कुछ मेरे पसंद की चीजें देकर मेरी शादी की। वह तो कभी नहीं कहते, कभी मुझ पर एहसान नहीं जताते। और एक है तुम्हारे माता पिता कि जब देखो एहसान जताने चले आते हैं। मुकेश कोई जवाब नहीं दिया, अपने कपड़े पहना और बाहर घूमने के लिए निकल गया। रीना जो अब घर में शांति से अपने लिए बैठकर चाय कॉफी बनाने चली गई। उसकी बहन थी, वह वहीं पर बैठी आराम से मोबाइल चला रही थी। घर आए तो मनोरमा जी रोने लगी।
गौतम जी ने समझाया, अरे पागल, तू ऐसे बहू और बेटे के लिए रो रही है जिनके हृदय में माता पिता के लिए जरा सा भी दया और मोह नहीं है। तू भी अपने बेटे और बहू के लिए मोह त्याग दे। मनोरमा जी कितना भी सोचती, लेकिन रह रहकर उन्हें वही बचपन वाली बातें याद आती। जब मुकेश छोटा था तो माँ की उंगली पकड़े बिना कहीं नहीं जाता। 10-12 साल का हो गया था तो भी मनोरमा जी उसे अपने साथ साथ ही कहीं लेकर जाती। अगर उसे कभी कहती कि तू घर में रह, मैं पड़ोस में कहीं जाकर आती हूँ, तो वह रोने लगता, नहीं माँ, मुझे लेकर चलो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इकलौता बेटा था, मनोरमा जी ने कभी उसकी उंगली नहीं छोड़ी। और आज वही बेटा जब बड़ा हो गया, पत्नी आ गई, तो माता पिता के साथ ऐसे व्यवहार करने लगा। यह सब याद करके मनोरमा जी की आंखें भर आई। आंसू पोंछ कर उठी और रसोई घर में जाकर अपने पति के लिए दूध गर्म कर लाई और उन्हें दवाइयां देने लगी। वह उदास सी रहने लगी थी जब से बेटे बहू के पास से शहर से लौट कर आई। उन्हें भूख प्यास भी ठीक से नहीं लग रही थी। एक दिन वह अपने आंगन में बैठी हुई आने जाने वाले लोगों को देख रही थी कि एक उन्हीं की उम्र की औरत सर पर साड़ी का गट्ठा लिए हुए वहां से आवाज देती है, साड़ी ले लो बहन, साड़ी ले लो। यह सुन मनोरमा जी का ध्यान उधर जाता है। उन्होंने सोचा, चलो इस बहन की साड़ी देखा जाए, या कि पसंद आएगी तो एक आठी साड़ी ले लूंगी। मनोरमा जी ने बुलाया, अरे बहन, ओ साड़ी वाली बहन, आओ जरा यहाँ ठहरो, पानी पी लो, आराम कर लो, फिर जाओ। उसने कहा, अरे बहन, पानी पीने और आराम करने का समय कहाँ है? तुम्हें कुछ साड़ियां देखना हो तो बताओ। मनोरमा जी ने कहा, देखना है तभी तो बैठा रही हूँ। मनोरमा जी के आंगन में वह बैठ जाती है और अपने साड़ी का गट्ठा खोलती है। मनोरमा जी कई साड़ी उलट पलट कर देखी, फिर दो पतली साड़ियां अपने लिए घर में पहनने को लेती हैं। साड़ी रखकर वह पैसे लेने गई तो एक कटोरी में थोड़ा सा दूध और एक गिलास पानी लेकर आई और कहती है, लो बहन, पानी पी लो, धूप में घूम घूम कर थक गई होगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कोई लड़का या लड़की नहीं है जो इस उम्र में भी तुम साड़ी बेचती हो? उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे तो 4 बेटे हैं, चारों की शादी हो गई है, बाल बच्चे भी हैं, अपनी अपनी पत्नियों के साथ शहर में रहते हैं। कभी कभार फोन तो करते हैं, लेकिन बिना मन के। मैं फोन करूंगी तो वही एक दो बातें करेंगे। अब तो वह माँ को भूल ही गए हैं। एक समय था जब 4 बच्चों का बोझ उठा उठा के मेरे लिए खुद का समय नहीं निकलता। आज वही चारों बच्चों के पास समय नहीं है कि इस बूढ़ी माँ के बारे में कुछ पूछ ले। इसीलिए मैं अपनी जिंदगी का खर्च और जिंदगी में व्यस्त रहने के लिए यह काम अपना ली हूँ। बहन, अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ना अपने बच्चों और ना बहुओं की याद आती है। मैं अपने लिए सुबह उठकर 2 रोटी बनाती हूँ और फिर पूरा दिन ऐसे ही गांव में निकल जाती हूँ। 4 महिलाओं के साथ मेरी बातें चीतें होती है, 2 पैसे की कमाई भी हो जाती है। यह सुन मनोरमा जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने 2 साड़ियां ली, पैसे दिया और उनका पोटला उनके सिर पर रखवा दिया। वह मुस्कुराते हुए बूढ़ी औरत वहां से चली गई। मनोरमा जी को आज कुछ सीखने को मिला। वह अपने पति के पास साड़ियां लेकर गए और कहने लगी, देखो जी, यही साड़ी मैं ली हूँ। गौतम जी ने कहा, ठीक है, अच्छी साड़ी है, तुम पहनो और फिर और ले लेना। लेकिन मनोरमा जी कुछ सोच में पड़ी गई, फिर कहने लगी, ये बात नहीं है जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसा करो, मेरे लिए जो जाओ मार्केट से कुछ कट पीस लेकर आओ। वह अपनी और उस साड़ी वाली के बीच की बात बताती हैं और कहती हैं कि आपको पता है ना कि मुझे सिलाई करना कितना पसंद है। बस घर गृहस्थी और बच्चे को पढ़ाने लिखाने के चक्कर में मैं कर नहीं पाती थी।
अब मैं खाली हूँ और मुझे अब अपने शौक पूरे करना है। गौतम जी ने कहा, ठीक है, तुम जैसा कहो। मनोरमा जी अपनी पुरानी मशीन निकाली, उसमें तेल डाली, उसकी साफ सफाई की और गौतम जी कट पीस लेने चले गए। होलसेल में उन्होंने 1 दर्जन कट पीस कपड़े ला दिए। मनोरमा जी ने कटिंग किया और ड्रेस बनाने लगी। मनोरमा जी आस पड़ोस की औरतों को बताएं कि मैं खुद से कट पीस बनाकर ड्रेस बेचती हूँ। उनकी बनाई हुई ड्रेस की डिजाइन पड़ोस की महिलाओं को बहुत पसंद आई। वह वह डिजाइन देखकर ड्रेस खरीद ली। मनोरमा जी ने फिर 1 दर्जन मंगवाया। ऐसे ही करते करते मनोरमा जी की ड्रेस की जो चर्चा थी तो मोहल्ले से लेकर गांव में पूरे पहुंच गई। अब तो उनके पास गांव के किनारे किनारे की औरत भी आने लगी। धीरे धीरे एक गांव से दूसरे गांव में रिश्तेदारों में भी चर्चा होने लगी। अब मनोरमा जी 1-2 दर्जन नहीं, यहाँ तक कि 10-10, 5-5 दर्जन एक साथ कपड़े मंगवाती और उन्होंने सिलाई करने के लिए एक कारीगर रख लिया था। मनोरमा जी कटिंग करके देती और वह लड़का उनके ड्रेस को बनाता। मनोरमा जी नहीं कर पाती थी, उम्र के हिसाब से वह बहुत कर चुकी थी, लेकिन कटिंग कर देती थी। दिन में उनके 8-10 ड्रेस तैयार हो जाते थे। मनोरमा जी का बिजनेस अब धीरे धीरे चलने लगा। मनोरमा जी ने कई दुकानों में जाकर पूछा कि मैं होलसेल प्राइस में अपने हाथ से बनाए हुए ड्रेस दूंगी। पक्की सिलाई अच्छी डिजाइन को देखकर होलसेल के मार्केट में व्यापारी ने उनके कपड़ा खरीदने के लिए तैयार हो गए। मनोरमा जी रिटेल में भी बेचती और होलसेल व्यापारी को भी देती। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ती गई और उनको पैसा मिलने लगा। एक की जगह 2 कारीगर भी उन्होंने रख लिया। मनोरमा जी डिजाइन करती बताती। एक दिन एक कटिंग करने वाला मास्टर भी आया। मनोरमा जी ने उसे भी रख लिया। कुछ कटिंग मनोरमा जी करती और कुछ उस लड़के को अपनी डिजाइन बताकर उसे कटिंग करवाती। अब उनके पास कटिंग मास्टर और कारीगर भी हो चुके थे। उनका एक बहुत बड़े हॉल में कारखाना टाइप पर काम चालू हो गया था। मनोरमा जी ने सोचा, काम बढ़ा दूंगा और ऐसे ही 2-4 कारीगर रख लूंगी। मनोरमा जी के पास अब उनके सब कुछ बदल चुका था। उनका जो पहले पुराना कच्चा मकान था, उन्हीं पैसों से उन्होंने पहले अपने घर को ठीक किया और फिर वह कुछ पैसे बैंक में जमा करने लगी। सब कुछ उनका सही तरीके से चल रहा था। कई दिन हो गए थे वह अपने बेटे और बहू को याद भी नहीं कर रही थी। इधर माँ और पिताजी के आने के बाद रीना और मुकेश बहुत खुश हुए, पार्टी करने लगे। रीना की बहन मीना भी साथ में रहने लगी थी। साली को अपना जलवा दिखाने के लिए भी मुकेश काफी पैसे खर्च करता। एक दिन मुकेश ने अपनी पत्नी से कहा, यार वही 30-30 हजार 40 हजार की सैलरी में काम करके थक गया हूँ। कर्ज ऊपर से हो जाता है, महीना खत्म होते होते सैलरी का कुछ पता ही नहीं चलता। सोच रहा हूँ कुछ बिजनेस कर दूं। रीना ने कहा, मैं भी इतना काम करती हूँ और मुश्किल से महीने में 20 हजार ही कमा पाती हूँ। तुम कोई बिजनेस करो तो लाख 50 हजार रुपए घर पे आए। मुकेश ने कहा, पैसे नहीं है, माँ पिताजी से मांगेंगे तो वह लोग भी नहीं देंगे, तो क्या करें। मुकेश और रीना दोनों सोचते रह गए। फिर रीना के दिमाग में आया, यह इतना बड़ा घर है, क्यों न इसको हम गिरवी रखकर किसी किराए के मकान पर रहने चले जाते हैं। तो मुकेश ने कहा, हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम इसको बैंक से गिरवी करके लोन ले लेंगे और फिर इसी पैसे से हम बिजनेस करेंगे और जैसे ही पैसा आया तो हम इसको वापस से ले लेंगे। रीना ने कहा, ठीक है, और मुकेश ने ऐसा ही किया। घर को गिरवी कर दिया और उसमें से उसने 10 लाख रुपए ले लिया। 10 लाख का उसने बिजनेस चालू कर दिया। बिजनेस उसका कुछ अच्छा नहीं गया। 10 लाख रुपए उसके डूबने लगे। उसे और पैसों की जरूरत थी। वह दोस्तों से भी चर्चा किया, लेकिन कहीं से कोई पैसा नहीं आया। बिजनेस उसका चला ही नहीं और उसे घर की ईएमआई भी भरनी थी।
2-3 महीने किस्त नहीं भर पाया। अब उसे ऐसा लग रहा था कि यह हमारा घर भी डूब जाएगा। कर्ज में डूबा हुआ दोनों पति पत्नी काफी परेशान हो गए। किस्त के लिए भी बैंक से बार बार मैसेज आने लगा, तो दोनों परेशान होकर बोले कि चलो घर चलता हूँ, माता पिता से कुछ मदद मांगूंगा। यह सोचकर रीना और मुकेश घर आ गए। अपने माँ और पिताजी के ठाट बाट को देखकर चौंक गए। अरे, यहाँ तो पुराना कच्चा मकान था। यह इतना बड़ा 2 मंजिला मकान माँ ने कैसे बनवा लिया। वह जब घर के अंदर गए तो घर का रंग ढंग बदला था। पहले पुरानी चारपाई पड़ी होती थी, अब घर पर सोफा पलंग था। यह देखकर तो बहू की आंखें फटी रह गई। वह कहती है, अरे माँ जी, तुमने यह सब कहाँ से खरीद लिया। वहाँ तुम्हारे बहू और बेटा कर्ज में डूबे हुए परेशान एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। तुम्हारे पास इतना पैसा था तो भी तुम दोनों मेरे पास पैसे मांगने गए थे, हमारी परीक्षा लेने गए थे और हमें 1 रुपए दिए नहीं, बताया भी नहीं कहाँ से यह सब पैसा आया। मुकेश अंदर गया तो देखा घर में कपड़े बनाने का कारखाना चल रहा था। वह चौंक गया, माँ ने इतना सब कुछ कर लिया और मुझे नहीं बताया। वह कहता है, माँ, जो है ठीक है, अब मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मुझे भी अपने लिए कुछ पैसे की जरूरत है। अब इतना सब कुछ हो ही गया है तो यह तो सब कुछ मेरा ही है। तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ, लेकिन शहर वाला घर बचाने के लिए तुम मुझे थोड़े पैसे दे दो। यह सुनकर तो गौतम जी का गुस्सा बिल्कुल सर से ऊपर निकल गया। नालायक, कब से आया बोले जा रहा है। किसने बोला कि जो है सब कुछ तेरा ही है और किस हक से तू यहाँ पैसे मांगने आया है। दोनों पति पत्नी एक साथ आ गए और कहने लगे, कैसी बातें करते हो, बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या। आखिर इकलौता बेटा हूँ, मेरा नहीं तो क्या किसी और का है। मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे दो पैसे। यह सुनकर अब गौतम जी से रहा नहीं गया। वह जोर से चिल्लाए, निकल जा नालायक, तेरा यहाँ कुछ नहीं है। मुकेश ने भी कहा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है यहाँ रहने से। मैं यहाँ से पैसे लेकर जाऊंगा। कहाँ है माँ, उसे बुलाओ, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा कि माता पिता अपने बेटे को अपना अधिकार देने से मना कर रहे हैं। कानून भी कोई चीज होती है। अभी तक मनोरमा जी बेटे की सारी बातें सुन रही थी। वह बाहर निकलकर गुस्से से उसके गाल पर एक थप्पड़ मारी और कहने लगी, क्या तू पुलिस बुलाएगा और हमारी कंप्लेन करेगा। तेरा यहाँ अधिकार है। रुक, मैं खुद ही पुलिस बुला देता हूँ। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और पुलिस को फोन कर दिया। दोनों पति पत्नी कहने लगे, हाँ हाँ बुलाओ, हम भी देखते हैं कि क्या कहते हैं पुलिस वाले। आखिर किस बेटे का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता, वह भी हमें बताएं। आधे घंटे के बाद पुलिस वहां पर आ गई। पुलिस में आया हुआ जो पुलिस के आदमी थे, वह एक रीना के भाई थे। रीना उन्हें देखकर आगे बढ़ी और कहने लगी, भैया देखो ना, मेरे सास ससुर मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं। अपने ही बहू बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर रहे हैं। अब इन्हें समझाओ। लेकिन रीना का भाई पीछे हटते हुए बोला, दूर खड़ी हो जा, मैं तेरा भाई नहीं, मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ, तेरी कंप्लेन सुनने नहीं आया। तो बताइए मनोरमा मैडम जी, क्या कंप्लेन है आपकी। मनोरमा जी ने कहा, मेरी कंप्लेन ये है कि मैं और मेरे पति शांति से रहने नहीं पाते। मेरे बेटे बहू जबरदस्ती मेरे घर पर आकर हमला बोल रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मेरा अधिकार है, मुझे पैसा दो। हम बूढ़े माता पिता से जबरदस्ती पैसा मांग रहे हैं। तो पुलिस वाले ने कहा, मेरे साथ एक वकील भी आया है, वही वकील निर्णय करेंगे। वकील ने उन दोनों को कहा कि जब तक माता पिता अपनी संपत्ति नहीं देते, तुम दोनों को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। रीना ने कहा, भैया कैसी बातें करते हो, तुम मेरे सास ससुर की साइड ले रहे हो, अपनी बहन की नहीं। तो रीना के भाई बोले, रीना, मैं तेरी आदतों को अच्छी तरह से जानता हूँ और तू जब अपने माता पिता को अपने ही शहर वाले घर से निकाली थी तो वह लोग हमसे मिले थे और तेरी सारी बात बताए थे।
तभी मुझे और तेरे पापा को बहुत बुरा लगा था, और आज जब वह लोग चैन से जी खा रहे हैं तो फिर से जबरदस्ती करने आ गई है। अगर तू यह सही तरीके से नहीं रही तो तेरे ऊपर ही कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी छोटी बहन है, और मैं अपनी ड्यूटी को अपनी ईमानदारी से निभाऊंगा। यह सुनकर रीना चुप हो गई। वकील साहब ने कहा, अगर आप इन्हें नहीं रखना चाहते, कुछ नहीं देना चाहते तो आपकी मर्जी। गौतम जी ने कहा, सुन लिया नालायक, अब यहाँ खड़ा रहेगा कि अपने जूते उठाकर तुझे मारकर भगाऊं। दोनों पति पत्नी अपना सा मुंह लेकर वहां से चले गए। आज मनोरमा जी ना रोई और ना ही बेटे के लिए तड़पी। वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। दिल तो माँ का बहुत दुखा, लेकिन उन्होंने अपनी औलाद के लिए अपनी आत्मा को दुख नहीं दिया और अपनी दुनिया में भगवान का नाम लेते हुए अपनी आगे की जिंदगी चलाने लगी। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते एक नई कहानी में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।